स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जिसने जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध। जी हम अक्सर इसे यूरोप की लड़ाई के रूप में देखते हैं ना, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। बिल्कुल। लेकिन जो बात अक्सर किताबों से गायब रहती है वो ये है कि 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक इस आग में झोंके गए थे। बिल्कुल। और आज हमारे स्रोतों का मिशन सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये महायुद्ध क्यों शुरू हुआ, बेल्जियम की खाइयों से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक भारत का असल में योगदान क्या था, और सबसे जरूरी बात कि इसने भारत पर क्या असर डाला। हाँ, कैसे इस युद्ध ने भारत की आजादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। इसने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो सीधे 1947 तक गई। तो ये सिर्फ एक वैश्विक संघर्ष की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि भारत के भीतर आए एक राजनीतिक और आर्थिक भूचाल की भी कहानी है, और कैसे इसकी समाप्ति ने एक और भी बड़े और भी भयानक संघर्ष के बीज बो दिए। सही कहा। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत की कहानी तो सबको पता है। 28 जून 1914 साराजेवो। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जी, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की। लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी। सही। बारूद तो पूरे यूरोप में दशकों से जमा हो रहा था। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और हथियारों की होड़ ने माहौल को अविस्फोटक बना दिया था। और यूरोप उस समय 2 कैंप्स में बटा हुआ था। 2 गुटों में। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाली केंद्रीय शक्तियां, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस वाले मित्र राष्ट्र। और इन सब ने आपस में ऐसी संधियां कर रखी थी कि जैसे ही एक देश पर हमला हुआ तो डोमिनो इफेक्ट की तरह एक एक करके सब युद्ध में खिंचते चले गए। और ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। पश्चिमी मोर्चे पर, मतलब फ्रांस और बेल्जियम में जो शुरू हुआ उसे इतिहास ट्रेंच वॉरफेयर या खाई युद्ध कहता है। और ये नाम इसकी भयावहता को ठीक से बयान भी नहीं कर सकता। जब हम खाई सुनते हैं तो दिमाग में बस एक गड्ढे की तस्वीर आती है, पर ये वैसा तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। ये खाइयां सिर्फ गड्ढे नहीं थीं, ये सैनिकों के घर थीं, उनकी कब्रगाह थीं, सब कुछ थीं। बाप रे। सोचिए, महीनों तक घुटनों तक भरे कीचड़ में रहना, जिसमें इंसान का मल, लाशें और चूहे तैर रहे हैं। उफ। चारों तरफ बीमारियां, गैंग्रीन से सड़ते हुए पैर, और ऊपर से 24 घंटे तोप के गोलों और मशीन गन की आवाज। दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और 2 खाइयों के बीच की उस जगह को नो मैन्स लैंड कहते थे। हाँ, जिसे पार करने का मतलब था सीधी मौत। सीधी मौत। यहाँ तो युद्ध की रणनीति जैसे खत्म ही हो गई थी। लाखों सैनिक बस कुछ गज जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे। और इसी नर्क में, इसी माहौल में भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया। और यही बात कहानी को भारत से जोड़ती है। जैसे ही ब्रिटेन युद्ध में कूदा, उसने अपनी सबसे बड़ी सैन्य संपत्ति ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया। लगभग 13 लाख सैनिक। जी, 13 लाख भारतीय स्वयंसेवक। यहाँ एक सवाल उठता है, 13 लाख ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये सब स्वयं सेवक थे, मतलब अपनी मर्जी से भर्ती हुए थे। क्यों? क्या ये सब साम्राज्य के लिए अपनी जान देने को इतने उत्सुक थे? देखिए, स्रोतों के मुताबिक इसके कई मिले जुले कारण थे। कुछ सैनिक, खासकर जो पीढ़ियों से सेना में थे, उनके लिए ये नमक या वफादारी का सवाल था। अच्छा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए ये गरीबी से निकलने का रास्ता था, एक स्थिर नौकरी, आय का जरिया। हाँ, आर्थिक मजबूरी। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद भी थी, खासकर राजनीतिक वर्ग में। वो क्या? कि अगर भारत इस मुश्किल समय में ब्रिटेन का साथ देगा तो युद्ध के बाद इनाम के तौर पर स्वशासन या होम रूल की तरफ कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। और क्या ये उम्मीद थोड़ी भोली नहीं थी? मतलब अंग्रेजों का पूरा इतिहास देखते हुए क्या भारतीय नेताओं को सच में लगा था कि एक साम्राज्य अपनी सबसे कीमती कॉलोनी को सिर्फ युद्ध में मदद के लिए आजादी की तरफ बढ़ा देगा? पीछे मुड़कर देखने पर तो ये भोलापन ही लगता है, लेकिन उस वक्त का माहौल अलग था। दुनिया बदल रही थी और कई नेताओं को लगा कि वफादारी दिखाकर ही बराबरी का हक मांगा जा सकता है। और भारतीय सैनिकों ने ये वफादारी हर मोर्चे पर दिखाई भी। हर मोर्चे पर। इंडियन एक्सपेडिशनरी फोर्स ए को तो सीधे यूरोप के पश्चिमी मोर्चे की आग में झोंक दिया गया, अक्टूबर 1914 में यप्रेस की लड़ाई में। हाँ। जब ब्रिटिश सेना लगभग टूटने की कगार पर थी, तब भारतीय सैनिक ही थे जिन्होंने उस लाइन को संभाले रखा। लेकिन वो तो उस माहौल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हाँ? भारत की गर्मी से निकलकर सीधे यूरोप की बर्फीली सर्दियों में नए जर्मन हथियारों के सामने। उनके पास तो कड़ाके की ठंड से बचाने वाले कपड़े तक नहीं थे, फिर भी वे लड़े। और यहीं पर
खुदादाद खान पहले भारतीय सैनिक बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। यूरोप की बात है, भारतीय सैनिक तो तुर्की के गैलीपोली में भी लड़े थे। हाँ, गैलीपोली अभियान तो मित्र राष्ट्रों के लिए एक भयानक आपदा थी और भारतीय सैनिकों ने इसमें बहुत भारी कीमत चुकाई। 4 जून 1915 को कृत्या की तीसरी लड़ाई का एक किस्सा है। 14वीं सिख रेजिमेंट, जिसमें अनुभवी जाट सिख सैनिक थे, जी। उन्हें एक लगभग असंभव सा हमला करने का आदेश मिला। कुछ ही घंटों में वो पूरी बटालियन लगभग खत्म हो गई। 371 सैनिक शहीद या लापता। ओह, ये सोचना भी मुश्किल है। एक और कहानी गोरखाओं की भी है ना? हाँ, 9 अगस्त को साढ़े इम्बैर नाम की एक बहुत अहम चोटी पर हमला हुआ। अच्छा। उस हमले में 16th गोरखा राइफल्स अकेली यूनिट थी जो अपनी खुखरी के दम पर दुश्मन को काटते हुए उस चोटी पर पहुंचने में कामयाब रही। वाह। लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला और भारी गोलाबारी के बीच पीछे हटना पड़ा। उनकी बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया, पर नतीजा सिफर रहा। यूरोप, तुर्की और शायद सबसे बड़ा मोर्चा तो मेसोपोटामिया यानी आज का इराक था। बिल्कुल, मेसोपोटामिया अभियान को तो मोटे तौर पर भारतीय सेना का युद्ध ही माना जाता है। अच्छा जी, लगभग 7 लाख भारतीय सैनिकों ने वहां सेवा दी। मुख्य मकसद था ब्रिटिश तेल के कुओं को ओटोमन साम्राज्य के कब्जे से बचाना। लेकिन यहाँ भी उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बहुत बड़ी हार और बेइज्जती का। कुट अल अमारा में कुट की घेराबंदी, इसमें क्या हुआ था? ओटोमन सेना ने जनरल टाउनशेंड की ब्रिटिश इंडियन फोर्स को कुट शहर में घेर लिया। लगभग 5 महीने तक घेराबंदी चली। अंदर फंसे सैनिक भूख से मरने लगे। अंत में अप्रैल 1916 में 13,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। 13,000? ये तो ब्रिटिश सेना के इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक थी। जी, और इन सैनिकों के साथ बाद में जो बर्ताव हुआ वो एक और दर्दनाक कहानी है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जब लाखों भारतीय सैनिक यूरोप और मध्य पूर्व की खाइयों में अपनी जान दे रहे थे, तो भारत में बैठे उनके परिवारों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ रहा था? क्या युद्ध की गूंज भारत की गलियों तक पहुंच रही थी? गूंज ही नहीं, पूरा असर पहुंच रहा था। एक तरफ तो अंग्रेजों ने युद्ध का खर्च उठाने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, जाहिर है, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। खाने पीने की चीजों की कमी हो गई, मतलब आम आदमी की कमर टूट गई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था शायद। हाँ, यही एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा हुआ। वो क्या था? युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे सेना की वर्दी, टेंट, जूट के बोरे और गोला बारूद, भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ा। टाटा ने स्टील का उत्पादन बढ़ाया, कपड़ा मिलें दिन रात चलने लगी। अच्छा। और इससे अनजाने में एक नया भारतीय पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ और मजबूत हुआ। स्वदेशी की भावना को असल में जमीनी ताकत मिली। तो क्या ये कहना सही होगा कि एक तरह से साम्राज्य के लिए लड़े गए इस युद्ध ने अनजाने में ही भारत की आर्थिक आजादी की नींव रख दी? बिल्कुल। मतलब ब्रिटेन अपने फायदे के लिए उद्योग लगवा रहा था, लेकिन असल में वो एक ऐसे भारतीय पूंजीपति वर्ग को ताकत दे रहा था जो बाद में आजादी की लड़ाई को फंड करने वाला था। बिल्कुल सही। ये युद्ध के अनपेक्षित परिणामों में से एक था, और ऐसा ही भूचाल राजनीतिक स्तर पर भी आ रहा था। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे हमेशा चौंकाती है। हम गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में जानते हैं जी, और स्रोतों के अनुसार उन्होंने युद्ध के लिए भर्ती अभियान चलाया था। ये तो उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उनका मानना था कि अगर भारतीयों को साम्राज्य के भीतर बराबर के अधिकार चाहिए तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। अच्छा, तो ये एक तरह की रणनीति थी। हाँ, उन्हें लगा कि इस संकट के समय में वफादारी दिखाने से अंग्रेजों का दिल पिघलेगा और वो भारतीय मांगों पर ध्यान देंगे। लेकिन ये रणनीति ये तो पूरी तरह से गलत साबित हुई। पूरी तरह से। युद्ध खत्म होने के बाद जो हुआ उसने वफादारी की सारी उम्मीदें तोड़ दी। नेताओं को लगा था कि अब उन्हें स्वशासन मिलेगा, पर अंग्रेजों ने रोटी के बदले पत्थर दिए। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे नाममात्र के सुधार पेश किए जो बिल्कुल नाकाफी थे। और साथ ही रोलेट एक्ट ले आए। जी, रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून जिसने सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दे दिया। और फिर आया 1919 का जलियांवाला बाग। हाँ, अंग्रेजों ने जिन सैनिकों की बहादुरी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिए, उन्हीं के देशवासियों पर पंजाब में बिना चेतावनी गोलियां चला दी। क्या उस वक्त के लोगों को यह महसूस हुआ कि वफादारी का ये सिला मिला है? बिल्कुल।
यही तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। जलियांवाला बाग ने वफादारी के सारे भ्रम तोड़ दिए। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक संदेश था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय और अंग्रेजों का रिश्ता वापस पुराने मालिक और गुलाम वाले ढर्रे पर आ गया है। और इसने गांधी जी को भी बदल दिया। जी, इसने पूरे देश को, खासकर गांधी जी को, ये समझा दिया कि अंग्रेजी न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी मोहभंग की खोख से 1920 का असहयोग आंदोलन जन्मा। तो युद्ध ने एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को रेडिकलाइज कर दिया। जो नेता पहले याचिकाओं और सुधारों में विश्वास करते थे, वो अब जन आंदोलन की बात करने लगे। और एक और बात, युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की अजेयता के मिथक को भी तोड़ा होगा। एकदम। भारतीय सैनिकों ने गोरे सैनिकों को डरते, मरते और हारते हुए देखा था। वो एक नए आत्मविश्वास के साथ लौटे थे। इस पूरे अनुभव ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई आक्रामक दिशा दी। और फिर 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी और उसकी सहयोगी शक्तियों की हार हुई और दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। चार बड़े साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस और ऑटोमन, इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। पोलैंड, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए देश बने। और सबसे बड़ी बात, यूरोपीय वर्चस्व का युग खत्म होने लगा और अटलांटिक के पार से अमेरिका एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन जिस संधि ने इस युद्ध को कागज पर खत्म किया, वर्साई की संधि, वो शायद युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। उसे शांति कहना ही गलत है। ये असल में विजेताओं द्वारा पराजित जर्मनी पर थोपा गया एक आरोपित शांति थी। मतलब जर्मनी को बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया। नहीं, बस हुक्म सुना दिया गया। और इसकी शर्तें तो अविश्वसनीय रूप से कठोर थी, बेहद अपमानजनक। सबसे पहले धारा 331, जिसे युद्ध अपराध खंड कहते हैं। इसमें युद्ध शुरू करने का सारा दोष अकेले जर्मनी पर मढ़ दिया गया। ये जर्मनी के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था, जैसे किसी पूरे देश को अपराधी घोषित कर दिया गया हो। और फिर उस पर भारी हर्जाना भी लगाया गया। इतना भारी हर्जाना जो वो कभी चुका ही नहीं सकता था। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई और उसकी सेना को भी लगभग खत्म ही कर दिया गया था। जी, 1 लाख सैनिक, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई पनडुब्बी नहीं। यह जर्मनी को सैन्य और आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश थी। लेकिन इसका असर तो उल्टा हुआ। बिल्कुल। फ्रांसीसी मार्शल फर्डिनेंड फॉच ने संधि पर हस्ताक्षर होते ही एक बहुत मशहूर बात कही थी। क्या? यह शांति नहीं है, यह 20 साल के लिए एक युद्ध विराम है। और उनकी भविष्यवाणी भयानक रूप से सच साबित हुई। 20 साल और कुछ ही हफ्तों बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वर्साई की संधि ने जर्मनी में हार की भावना नहीं, बल्कि अपमान और बदले की भावना पैदा की। और इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर एडोल्फ हिटलर जैसा नेता सत्ता में आया, जिसने लोगों से वादा किया कि वो इस अपमान का बदला लेगा और जर्मनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भूचाल था जिसने साम्राज्यों को गिरा दिया, नए देशों को जन्म दिया और अमेरिका को दुनिया के मंच पर ला खड़ा किया। और भारत के लिए ये एक वाटरशेड मोमेंट था। हमारे 74,000 से ज्यादा सैनिकों के बलिदान को तो अंग्रेजों ने भुला दिया, लेकिन युद्ध के अनुभवों और उसके बाद मिले धोखे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने संघर्ष को तेज किया, उसे एक नई दिशा दी। और अंत में वर्साई की संधि हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाती है जी। कि कैसे प्रतिशोध पर आधारित शांति शांति नहीं होती, वो बस अगले युद्ध की तैयारी होती है। बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, जो बुरी तरह विफल रहा। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे समय की वर्साई संधियां क्या हैं? आज कौन से ऐसे समाधान हैं जो अच्छी नीयत से बनाए गए हैं, पर शायद अनजाने में भविष्य के किसी बड़े संघर्ष के बीज बो रहे हों? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ते हैं।